हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मैं आपको 12वीं क्लास का इतिहास, जिसे हम प्राचीन इतिहास या भाग 1 के नाम से जानते हैं, को पढ़ा रहे हैं। और उसमें पहले बुक की पहली चैप्टर, जिसे हम लोग ईट, मनके और अस्थियां के नाम से जानते हैं, इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 2-3 वीडियो के माध्यम से मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत, हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके, मोहनजोदड़ो जो एक नियोजित शहरी व्यवस्था थी, नालों का निर्माण, स्थापत्य, दुर्ग, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी इत्यादि के बारे में अध्ययन कराया। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो देख करके इस चैप्टर के बारे में अभी तक कुछ समझ विकसित हो गई होगी और ये समझ में आ गया होगा कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर कैसे लिख सकते हैं या ऑब्जेक्टिव में कैसे बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हुए अगला जो टॉपिक है, जिससे हम लोग कहते हैं माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। संभवतः इससे आगे बढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं कि उस समय में माल प्राप्त करने की विधियां क्या होती थी। पहले एक चीज़ समझने का आप प्रयास कीजिएगा। माल का यहाँ मतलब ये है सामान, यानी आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर कोई सभ्यता है या मान लीजिए कि अपना घर ही है, मेरा घर है और ये घर ही मेरे लिए सभ्यता है, तो मुझे भी अपने घर में बहुत सारे सामानों को बाहर से मंगाने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें तो हमारे पास होती है और कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं होती है, तो उसे हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें तो उस वक्त उपलब्ध थी उनके पास, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनके पास नहीं थी, जिसके लिए वो हड़प्पा सभ्यता से बाहर या तो विदेशों से संपर्क स्थापित किए हुए थे या अपने क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों से संपर्क स्थापित किए हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद यानी महाराष्ट्र तक था, इधर पाकिस्तान से इधर उत्तर प्रदेश तक था। अब इतने दूर में कोई सामान उपलब्ध थी, उसके माध्यम से तो ये लोग एक दूसरे से संपर्क कर लेते थे, लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं थी जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी, तो उसके लिए उन्हें या तो दक्षिण भारत जाना पड़ता था या उधर आपको अरब देश जा करके, प्रायद्वीप में जा करके वहाँ से सामान प्राप्त करते थे और वहाँ से लेकर के आते थे। और उस सामान को लाने के लिए कौन सी नीति का प्रयोग करते थे, उसी नीति के बारे में हम लोग समझेंगे। यानी नीति का मतलब होता है पॉलिसी, यानी एक नीति यानी एक योजना, किसके माध्यम से वो सामान लाते थे। ठीक है बेटा, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो सामान मंगाने के लिए कौन सी नीति का प्रयोग करते थे, योजना का प्रयोग करते थे, उस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ वस्तुएं जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु, ठीक है, अब आप समझिए, कुछ वस्तुएं जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गई और धातु में कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के दौरान कभी भी लोहा के बारे में आप मत बोलिएगा। मैंने पीछे भी बताया है आपको कि इस सभ्यता में लोहा उपलब्ध नहीं था। धातु के अंतर्गत अन्य और भी धातुएं आ सकती हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, अन्य और चीज़ें भी हैं। इन सब चीज़ों का वो लोग प्रयोग करते थे। तो इन सब चीज़ों को जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्र से मंगाने पड़ते थे। अब देखिए, आपके दिमाग में एक चीज़ यहाँ पे उत्पन्न हुई होगी कि जलोढ़ मैदान क्या है। अगर आपने 11वीं क्लास की इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो जलोढ़ मैदान वह मैदान होता था जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती थी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती थी। और भारत में इस क्षेत्र को अगर देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का संपूर्ण इलाका ही क्या कहलाता है, जलोढ़ मैदान का क्षेत्र कहलाता है।
तो इस क्षेत्र में जो चीज़ें उपलब्ध थी वो तो ठीक था, लेकिन इससे में जो नहीं था, जो सामान यहाँ पर उपलब्ध नहीं था, उन चीज़ों को बाहर के क्षेत्र से मंगाने पड़ते थे। आ गई बात ना। तो जलोढ़ मैदान से बाहर यानी इस एरिया से बाहर उन चीज़ों को मंगाना पड़ता था जो चीज़ें इस एरिया में उपलब्ध नहीं थी। जैसे मान लीजिए हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में अगर कोई चीज़ नहीं है तो हम क्या करना पड़ेगा, उसे बेंगलोर से मंगाना पड़ेगा, उसे हमें महाराष्ट्र से मंगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि दिल्ली में जो चीज़ें उपलब्ध नहीं है उससे हम बाहर से मंगा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हड़प्पा वाले क्षेत्र में जो चीज़ें नहीं थी उसको वो लोग बाहर से मंगाते थे। समझ में आ गया दोस्तों। अगला पॉइंट, अगला कह रहा है कि सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन था। बात समझ गई। यानी कहने का मतलब कि जो चीज़ें हम सामान मंगाते थे वो लोगों के लिए स्थल मार्ग द्वारा प्रयोग किया जाता है। यानी मार्ग दो प्रकार के होते हैं, इस समय तो कई प्रकार के मार्ग हैं, 3 प्रकार का देखा जाए तो एक वायु मार्ग है, एक जल मार्ग है, एक स्थल मार्ग है। तो उस समय स्थल मार्ग का प्रयोग किया करते थे लोग अक्सर। हालांकि विदेशों के लिए जल मार्ग का भी उन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन स्थल मार्ग द्वारा जो भारत में प्रयोग करते थे तो स्थल मार्ग का प्रयोग करते थे और फिर परिवहन से एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। बैलगाड़ी हुआ करती थी उस समय, हमने आपको बताया है कि बैलों का प्रयोग लोग करते थे साड़ के रूप में, सब जिसे कहते थे वृषभ। तो इस प्रकार से उससे गाड़ियां बना करके उससे क्या करते, बैठ करके साधन का प्रयोग करते थे, एक जगह से दूसरे जगह आते और जाते थे। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट, हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु, शिल्प मतलब समझ रहे हैं ना, गहना वहना बनाने के लिए, वस्तु बनाने के लिए, माल प्राप्त करने के लिए बहुत तरह के तरीके अपनाते थे। अब देखिए, मान लीजिए सोना चांदी की प्राप्त करना, अब जरूरी तो नहीं है ना कि हड़प्पा में सब कुछ ही उपलब्ध होगा। जैसे भारत में ही मान लीजिए सारी धातुएं तो नहीं है, कई सारे ऐसे धातु हैं जो हम बाहर से मंगाते हैं। ठीक इसी प्रकार उस समय भी मंगाते थे बाहर से और उसका सामान का इस्तेमाल करके भारत में उसे बनाते थे। तो उसके लिए वो कई तरह के नीति अपनाते थे। जो हड़प्पावासी जो थे वो बाहर से सामान मंगाने के लिए क्या क्या करते थे जी, तो देखिए नागेसर एक जगह था, महत्वपूर्ण जगह था उस समय, हड़प्पाई स्थल था। और बालाकोट से शंख मंगाते थे, शंख के पत्थर होता था। इन चीज़ों को कहाँ से मंगाते थे, तो याद रखिए ये बाबू यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपका इस पूरे लाइन से कि नागेसर तथा बालाकोट से क्या मंगाया जाता था, शंख मंगाया जाता था। सुदूर अफगानिस्तान, सुदूर अफगानिस्तान का मतलब है कि दूर वाला अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो देख ही रहे कितना दूर था वहाँ पे। तो अफगानिस्तान में सूरतगई जो जगह था वहाँ से बहुत कीमती पत्थर मंगाए जाते थे जो नुकीले रंग का होता था, नुकीले कलर का होता था। वहाँ से पत्थर मंगाए जाते थे। यानी बालाकोट और नागेसर से शंख, अफगानिस्तान के सूरतगई नामक स्थान से पत्थर जो कीमती पत्थर होता था, धातु मंगाए जाते थे। राजस्थान से सेलकड़ी, ठीक है, राजस्थान से सेलकड़ी प्राप्त करते थे और अन्य कई सारे सामान राजस्थान और गुजरात से भी वो लोग प्राप्त करते थे। तो यहाँ से याद रखिएगा कि शंख कहाँ से प्राप्त होता था, तो नागेसर और बालाकोट से शंख प्राप्त करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये उनको प्राप्त करने की कुछ नीतियाँ थी। इसके बाद कच्चा माल प्राप्त करने का नया नीति। अब कच्चा माल कैसे प्राप्त करते हैं आप समझ ही रहे हैं, कच्चा रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं हम लोग। राजस्थान से तांबे मंगाते थे वो लोग, राजस्थान में एक जगह था खेतड़ी, उसी जगह से वो लोग तांबा भी प्राप्त कर लेते थे। दक्षिण भारत से सोना, आज भी दक्षिण भारत गोलकुंडा में सोना बहुत उपलब्ध होता है और पहले भी सोना बहुत होता था, व्यापार लोग करने वहाँ जाते थे। तो दक्षिण भारत से सोना मंगाते थे और राजस्थान से तांबा मंगाते थे। याद रखिएगा ये कि हड़प्पावासी तांबा कहाँ से मंगाते थे, राजस्थान से, जो एक खेतड़ी नामक जगह था वहीं से मंगाते थे। और दक्षिण भारत जिसमें आज के समय में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि उपलब्ध है, आता है, शामिल किया था, तो इन सारे क्षेत्रों से ये लोग क्या मंगाते थे, सोना मंगा करके और उससे धातुओं से मनके बनाते थे, गहने बनाते थे और फिर उसका उपयोग अपने लिए या अन्य लोगों के लिए कराते थे। ठीक है जी। इस अभियान के माध्यम से स्थानीय लोगों से संबंध स्थापित करना पड़ता था। अब देखिए इस बात को समझिए, निश्चित तौर पे अगर मैं एक व्यापारी हूँ और मैं दिल्ली से व्यापार करने के लिए महाराष्ट्र जाता हूँ, तो महाराष्ट्र में जो व्यक्ति है वहाँ पे जा कर के उसके साथ हमें संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय जो लोग वहाँ से व्यापार करने के लिए अन्य जगहों पर जाते थे, जैसे मान लीजिए शंख हो, धातु हो, सोना हो, चांदी हो इत्यादि मंगाने के लिए, तो वहाँ जाने के बाद जैसे दक्षिण भारत में गए तो वहाँ के लोकल व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना,
उनके साथ घुल मिल करके रहना, फिर उनसे व्यापार करना और फिर उसको आगे लेकर के बढ़ना, ये उनका एक अभियान का नीति होता था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने देखा कि माल प्राप्त करने की उन्होंने क्या क्या नीतियां भारत में देखी। आपने भारत में देखा कि भारत में वो लोग कैसे कैसे, तो अगर देखा जाए तो भारत में दक्षिण भारत से, राजस्थान से, अफगानिस्तान से, नागेश्वर से, बालाकोट से वो लोग क्या करते थे, सामान मंगा करके अपने यहाँ सामानों को परिवर्तित करके दूसरा रूप दे करके नई चीज बना करके और फिर बेचते थे। और इस प्रकार से व्यापार डेवलप हुआ था। और यह व्यापार दोनों स्तर पे होता था, जल मार्ग से भी और स्थल मार्ग से। अगर व्यापार नहीं होता, मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता में, तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो बहुत विकसित थी। और आपको भी पता है कि वो शहरी सभ्यता थी। तो शहर को विकसित करने के लिए बाबू निश्चित तौर पे पैसा चाहिए, और पैसा लाने के लिए क्या करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है और व्यापार को विकसित करना पड़ता है। आज देखिए लॉकडाउन की वजह से भारत की जो जीडीपी है वो डाउन हो रही है। इसका वजह यही है ना कि हमारा देशों से संपर्क टूट गया है, हम विदेशों से व्यापार हमारी रुक गई है, तो हमारे वाला क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर भी इसी चीज को विकसित करने के लिए व्यापार एक बहुत बड़ा रोल निभाता था, बहुत बड़ा माध्यम था जिससे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। अब ये तो भारत में इनका व्यापार का विकास था। अब भारत के बाहर कैसे उन्होंने किया, तो अब इसको कहते हैं सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। सुदूर क्षेत्र का मतलब होता है बेटा दूर के क्षेत्र से संपर्क। जैसे भारत का अमेरिका से संबंध, भारत का फ्रांस से संबंध, ये दूर का जो संबंध होता है इसको हम लोग सुदूर क्षेत्र से संपर्क करते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा जगह था जहाँ से हड़प्पा वासी व्यापार किया करते थे। क्योंकि व्यापार का संबंध था और व्यापार चूंकि उस समय भी होता था, आज भी होता है और कल भी होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए इसमें पहला पॉइंट कर रहा है कि तांबा, कुछ तो तांबा भारत में भी होता था, लेकिन अगर भारत से उपलब्ध नहीं हो पाता था तो बाहर से मंगाते थे। तो तांबा अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर से भी लाया जाता था। आगे मैं एक चित्र में बताऊंगा आपको, एक डायग्राम है इसमें कैसे वो लोग अरब प्रायद्वीप का मतलब होता है बेटा आज के डेट में वह जगह, जैसे आज का अरब प्रायद्वीप के बारे में और समझाएं तो आज वर्तमान में सऊदी अरब जो है, इराक, ईरान जो है, दुबई जो है, अमन जो है, कतर जो है, बहरीन जो है, ये जो इलाका है इसी इलाके को हम लोग अरब प्रायद्वीप कहते थे। ठीक है ना, प्रायद्वीप आप लोगों को पहले भी पता होगा कि प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है। प्रायद्वीप का मतलब होता है वह स्थान जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो। तो इस एरिया को अगर देखते हैं अरब वाले, और अरब का मतलब कि वहाँ पर अरब देश के लोग रहते थे, मुस्लिम लोग रहते थे, इसीलिए इसको अरब प्रायद्वीप कहते हैं। और यह एक तरफ हिंद महासागर, दूसरे तरफ लाल सागर और तीसरी तरफ फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो तीन तरफ से पानी हो गया और एक तरफ से स्थल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अरब प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहाँ से हमारे यहाँ व्यापार होता था, आगे की तस्वीर में मैं आपको समझा दूंगा। वहीं पर ओमान था, ओमान एक जगह था, ओमान से तांबा हड़पाई वस्तु दोनों में निकल के अंश मिलते थे, मतलब वहां से ओमानी तांबे मंगाते थे, ओमान से तांबे मंगाते थे और भारत में उसका प्रयोग करते थे। अब कह रहा है कि एक हड़पाई मर्तबान जिस पर मोही काली मिट्टी की एक परत चढ़ाई गई थी ओमानी स्थलों से मिली है। यानी एक भारत का जो बर्तन है, मतलब अब देखिए कैसे ये हम कैसे साबित करते हैं कि भारत का व्यापार ओमान से होता था, साबित तो करना पड़ेगा ना, तब तो हमें पता चलेगा। और आपको बेटा मैंने पहले बता रखा है कि हड़प्पा का कोई भी लिखा हुआ साक्ष्य हमारे पास पढ़ नहीं पाए हैं, उपलब्ध तो है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए उस भाषा से क्या है, हम अनभिज्ञ हैं, दूर हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए क्या बन जाता है, वहाँ के कुछ चीज़ों से ही हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में भारत के कुछ मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का चीज या कुछ अन्य सामान जो है वो कहाँ मिले हैं, ओमान में मिले हैं। और ओमान का कुछ सामान जो है आज वर्तमान में भारत में मिले हैं। तो इन दोनों जगहों पे मिलने से हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद दोनों देशों के बीच में क्या था, व्यापारिक संबंध रहा होगा। यहाँ का सामान वहाँ और वहाँ का सामान यहाँ आता जाता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे आप समझ लेंगे कि कैसे हम किसी चीज का संपर्क स्थापित करने के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे मिला।
अगला कह रहा है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से तांबे में भी निकल के अंश मिले। अब मेसोपोटामिया आप लोग 11वीं पढ़ करके 12वीं में प्रवेश किए हैं और 11वीं क्लास में ही मेसोपोटामिया के बारे में हमें पढ़ना है और हमने आपको पढ़ाया भी है। तो वही मेसोपोटामिया है जहाँ तांबे होते थे, वहाँ की जो तांबा होता था उसमें निकल के अंश माने शुद्ध रूप से पाया जाता था मेसोपोटामिया। यानी इस तरह से देखा जाए तो भारत का संबंध किससे था? मेसोपोटामिया से भी था। अगला कह रहा है कि मेसोपोटामिया के दिलमुन, मगान, मेलुहा हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यानी मेसोपोटामिया में कुछ जगह थे जिनका नाम था दिलमुन, मगान, मेलुहा। तो इन जगहों की जानकारी कहाँ से मिलती है? भारत के क्षेत्रों से मिलती है कि भारत के लोग इन इन जगहों पर व्यापार करते थे। तो इस तरह से हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि भारत का व्यापार मेसोपोटामिया से भी होता था सुदूर क्षेत्र में। मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है कि तुम्हारा हाजा पक्षी, ये कहावत कही जाती है कि हमारा पक्षी वहाँ का है और वहाँ का पक्षी हमारे यहाँ है। यानी इसे इतिहास का, पुरातत्वविद का मतलब होता है इतिहासकार का मानना है कि हाजी पक्षी मोर का बात कर रहा है कि मोर कहाँ का रहने वाला था? भारत का रहने वाला था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा के नाविकों का देश भी कहा जाता था। मेसोपोटामिया के लेख पर मेलुहा को क्या कहा गया है? नाविकों का देश कहा जाता है कि ऐसा देश जहाँ पे नाव ज्यादा तैयार होता था। तो इन सब कुछ प्रमाणों के माध्यम से अगर आप क्वेश्चन आ जाता है कि सुदूर क्षेत्र के बारे में बताइए, तो कुछ चीज़ों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, इस पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं और इस प्रकार से कैसे हमारा वहाँ संपर्क था इसको हमने बताने का प्रयास किया। भारत में कैसे संपर्क था तो उसको भी हमने दिखाया कि जलोढ़ मिट्टी के एरिया को छोड़ करके राजस्थान, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, बालाकोट, नागेसर से व्यापार करते थे। इसके अलावा विदेशों की बात की जाए तो ओमान से, मेलुहा से, मैगुन से, ठीक है, अब मेसोपोटामिया से, इन सब जगह से, अरब प्रायद्वीप से, इन सब जगहों से भारत का व्यापार मेसोपोटामिया हड़प्पा वाले करते थे और हमने देखा कि भारत का व्यापार हुआ। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता अगर विकसित हुई थी तो उसमें कहीं ना कहीं व्यापार का भी योगदान था। इस प्रकार मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उस समय ये कहा जा सकता है कि उस समय भारत का जो व्यापार था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी था और राष्ट्रीय स्तर पे था। यानी भारत के अंदर व्यापार था तो उसे हम राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे और भारत से बाहर कहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग कहेंगे, यानी भारत का भी व्यापार था। ठीक है, इस प्रकार आप देखिए यहाँ पे मैं आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेसोपोटामिया, अगर आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा तो मेसोपोटामिया में हम लोग कुछ शहरों के बारे में पढ़े थे ना, उरुक, ऊर। तो ये है, देखिए उरुक, ऊर है। ये हमारा जो ये हमारा जो पानी वाला जो चित्र दिखाया गया है, ये पानी वाला जो चित्र है, मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि ये वाला जो पानी वाला चित्र है ये आपको क्या हो गया? अरब सागर यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, इसी अरब सागर के नीचे अगर हम और प्रवेश करें तो ये हिंद महासागर है और इसी हिंद महासागर से ये हमारा जो व्यापारिक हो रहा है यहाँ पे, यही हमारा उरुक कहलाता था। ये हमारा फारस की खाड़ी थी और ये जो हमारा है ये क्या है? लाल सागर है, जो इसी हिंद महासागर से होते हुए आगे व्यापार कर रहा है। इसमें आप देख लीजिए दिलमुन यहाँ पर एक जगह है जहाँ से हमारा व्यापार होता था, मगान यहाँ पर जगह है, यहाँ से हमारा व्यापार होता था और ये पाकिस्तान का इलाका था जो भारतीय महाद्वीप में था। तो यहाँ पे सुतका के डोर जो हमारा था, पाकिस्तान में जो हड़प्पा का एक स्थल था, लोथल, ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है लोथल, जो हमारे गुजरात में पड़ता है। तो इस लोथल का व्यापार सीधा होते हुए यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ से ये लोग ऐसे व्यापार करने के लिए यहाँ पे अरब जाते थे। और मैंने कहा प्रायद्वीप, तो देखो बेटा यहाँ पे इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, तो तीन तरफ से पानी है ना जी, इधर एक तरफ स्थल है ना जी। तो ऐसी स्थिति में हम प्रायद्वीप इसे कह सकते हैं। हमने परिभाषा क्या बताया कि वैसा स्थान जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ ये स्थल से घिरा हो, तो ऐसे स्थान को हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रायद्वीप। और चूंकि अरब देश था, ये अरब रहते थे, यहाँ पे मुस्लिम लोग रहते थे, तो इसलिए अरब प्रायद्वीप कहते हैं। तो अरब, अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा के व्यापार के बारे में तो आप इस तरह से एक चित्र भी बना सकते हैं और आप पहले ये लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पे था। आंतरिक यानी भारत का हड़प्पा का व्यापार हड़प्पा के लोगों के साथ भी था, यहाँ के लोगों के साथ भी था,
और इसके साथ ही साथ बाहर के लोगों के साथ भी था। अंदर के जो लोग थे उसमें आप बता सकते हैं अफगानिस्तान से, बालाकोट से, नागेसर से, राजस्थान से, दक्षिण भारत से, ठीक है। और बाहर में आप बता सकते हैं मेसोपोटामिया, दिलमुन, मगान, अन्य और जगहों के नाम आप नोट्स में देख सकते हैं और देख करके आप बता सकते हैं। इस प्रकार के माध्यम से आपको ये व्यापार की प्रक्रिया मेरे ख्याल से बेटा आपको समझ में आ गया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को भी लिखने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारा आता है मोहर, लिपि तथा वाट। ठीक है, अब देखिए, अभी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहर का मतलब आप समझ ही रहे हैं, किसी चीज को ठप्पा मार देना। लिपि मतलब समझ ही रहे हैं, जो लिपि हमारी लिखावट होती थी। और भारत की लिपि तो एक रहस्यमय लिपि है जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ ही नहीं पाए हैं, क्योंकि इसका सिंबल ही अलग अलग होता था, तो उस सिंबल को हम समझ ही नहीं पाए। और बाट का मतलब होता है बटखरा, जिससे हम किसी चीज का वेट करते थे, वजन को तौलते थे। तो तीन चीजें हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे छोटा सा चीज पहले एक कहानी बताता हूँ, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बाबू, मोहरे। अब देखिए, उस समय मोहर का इस्तेमाल लोग कैसे करते थे। आपको याद होगा कि हमने आपको 11th क्लास में कुछ चीजें बताई थी कि जब व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जब व्यापार करता था तो किसी वस्तु को किसी चीज में लपेट दिया जाता था, यानी उसे बांध दिया जाता था, और उसे बांध करके उसके ऊपर एक मोहर मार दी जाती थी। वो मोहर इसलिए मारी जाती थी ताकि वो सामान हम किसी व्यक्ति को दे रहे हैं और वह सामान एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रहा है, उसमें बीच में कोई छेड़छाड़ न हो, इसलिए उस पे हम मोहर मार देते थे, ठप्पा मार देते थे, ताकि अगर कोई व्यक्ति उस सामान के साथ छेड़छाड़ करेगा तो वो सामान क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और खुलते ही ये पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, इस सामान के साथ छेड़छाड़ हुआ है। इसीलिए मोहरों का प्रयोग उस समय करते थे लोग। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, आप लोग मूवी भी देखते होंगे और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि मोहरों का प्रयोग कैसे होता था। एक मूवी आई थी जिसका नाम था 3 इडियट, जिसमें 3 लोग थे, आमिर खान की मूवी थी। उसमें आपको याद होगा वह सीन, जिस सीन के में आमिर खान और उसके और दोस्त दो मिल करके उसके घर, जो प्रोफेसर होता है उसके घर जा करके पेपर चुराने की बात करते हैं अपने दोस्त के लिए। और जिस जगह पे वो पेपर रखता है वो पूरी तरह से पेपर को सील करके, मुहर मार करके सील करके रखता है। उसको धीरे से ब्लेड के माध्यम से वो लोग निकाल लेते हैं और निकाल करके वहां से फोटो कॉपी करके निकल जाते हैं। और निकल के जब बाहर निकलते हैं तो उसे पता चलता है, तो पुनः वो अपने कक्ष में जाता है, अपने स्टडी रूम में जाता है जहां वो रखे रहता है, और जब उसे देखता है तो वहां पर गीला चिपचिपाहट दिखाई देता है। इससे उसको ये पता चल जाता है कि मेरे पेपर जो मैंने सील करके रखा था वहां उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है, क्योंकि कल का सील है तो आज तो गीला नहीं होना चाहिए, यानी ये हाल फिलहाल ही में इसको किसी तरीके से छोड़ा करके इससे छेड़छाड़ किया गया है। और इस बात से वो समझ जाता है कि पेपर क्या हो गया, लीक हो गया। तो बेटा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मोहर का इस्तेमाल क्यों करते थे। आज भी देखिएगा, हम लोग बहुत सारे ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, तो वहां से कुछ चीज मंगाते हैं तो भी क्या होता है, पैक होता है, उस पर एक मोहर मारता है और वहां से चलता है, और हमारे पास जब आता है तो हम उसे खोलते हैं तो बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं होता। इससे व्यक्ति को पता चलता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ। मोहर समझ में आ गया। लिपि हमारी होती थी। लिपि देखे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ लिपि जो थी चित्रात्मक लिपि थी, चित्र के माध्यम से हम समझते थे, लिखते थे, भाव उसका समझते थे। और आपको मैंने पढ़ाया है कि 11वीं क्लास में कि मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कीलाक्षर थी, कील के माध्यम से बनाई गई थी, और एक मिट्टी का लेप होता था बड़ा सा, उसे सुखा करके उसके ऊपर वो खुदाई करके लिखते थे लोग, तो उसके माध्यम से प्रयोग करते थे। लेकिन भारत की लिपि को हम लोग रहस्यमय लिपि कहते हैं। इसका भी प्रयोग वो लोग व्यापार के लिए करते थे। और बाट का मतलब समझ ही रहे हैं, तौलने के लिए। जब हम व्यापार करेंगे तो उसको तो वेट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए करते थे। तो इस प्रकार से इसको भी हम लोग आगे कुछ चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, तब तक हम लोग इसको समझते हैं। आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप देखिए, अब हम लोग बात करते हैं मोहरों तथा मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। आ गई बात ना, कि जब हम कहीं दूर जा रहे हैं तो उसके लिए मोहर और मुद्रांकन यानी मुद्रा के माध्यम से उसको अंकित करना यानी लिखना एक लंबी दूरी के व्यापार के लिए किया जाता था। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या रहा है। एक वस्तु की एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए गीली मिट्टी जमा कर
एक या अधिक मोहरें लगाकर भेजा जाता था उस पर। आगे बात ना, उस पर मोहरें लगाई जाती थी। क्यों लगाई जाती थी? तो आगे देखिए, कह रहा है कि अगर रास्ते में उस वस्तु के साथ कोई भी छेड़छाड़ होता तो दूसरे व्यक्ति को पता चल जाता था मोहरों की वजह से, इसीलिए मोहर का प्रयोग किया जाता था। आ गई बात समझ में? ताकि उस वस्तु के साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। अब अगला कह रहा है कि हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा जाता था, यानी वो लिख करके संदेश भेजता था कि मैं आपको ये सामान में, इस पैकिंग में ये सामान भेज रहा हूं, जिसको मैं आपके इसके माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो वही कुछ पंक्तियां लिपी जाती थी, जिसको हम लोग लिपि कहते थे। संभवतः यह मालिक और पदवी को दर्शाता था कि वो मालिक है जो भेज रहा है, यानी मैंने इसको भेजा है तो मैं इसके मालिक को दर्शा रहा हूं। ठीक है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं, मतलब छोटे छोटे शब्दों में लिखे गए हैं। सबसे लंबे अभिलेख जो हैं वो 26 चिन्ह, माने जो बड़ा सा पट्टी जो लिखी गई है उस पर 26 लेटर है, लेकिन उस 26 लेटर को हम लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। इसीलिए हड़प्पा की लिपि जो है एक रहस्य बन करके रहस्यमय रूप से बनी हुई है। यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, बताया था मैंने ना, नहीं पढ़ी जा सकी है। क्यों नहीं? तो इसलिए नहीं पढ़ी जा रही है कि उस समय हड़प्पा के जो लोग थे ना, ध्यान से समझना बेटा, उस समय जो हड़प्पा के लोग थे वो लोग लगभग 375 से 400 के आसपास में चिन्हों का प्रयोग करते थे। यानी टोटल मिलाकर कितने, 375 से 400 चिन्ह का प्रयोग करते थे। अब आज अगर हम उन 400 चिन्हों की जानकारी प्राप्त कर लेंगे, सबका अर्थ समझ जाएंगे, तभी तो पढ़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आज इंग्लिश लिखने के लिए 26 लेटर की जरूरत होती है, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह पता है। अब उसमें से जब तक हम 26 लेटरों का मतलब नहीं समझेंगे, आर का मतलब अगर आर नहीं समझेंगे, ठीक है, अगर बी का मतलब हम बी नहीं समझेंगे, ए का मतलब अगर ए नहीं समझेंगे, एल का मतलब अगर एल नहीं समझेंगे, तो क्या हम बॉल लिख पाएंगे और बॉल पढ़ पाएंगे? नहीं ना पढ़ पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से उस समय की जो लिपि है उसका भी जब तक हम अर्थ नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उसको लिख नहीं पाएंगे, और आज तक उसका अर्थ समझने में हम लोग असमर्थ हैं। इसीलिए हड़प्पा की लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। आगे बात समझ में? यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती, उल्टी लिखी जाती थी। आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। ये लिपि किसे, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। देखिए यहाँ से ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बाबू, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंट से। एक तो कि हड़प्पा सभ्यता में कितनी चित्रों के, लिपियों के चित्र पाए गए हैं, तो 375 से लेकर के 400। और यह लिपि किधर से किधर लिखी जाती थी, तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये याद रखिएगा। हम उन विभिन्न प्रकार के वस्तुओं पर देख सकते हैं जिस पर लिखावट मिली है। अब हम आगे देखेंगे कैसे इसको लिखा जाता था। विनिमय, विनिमय मतलब होता है व्यापार करना, एक जगह से दूसरे जगह। बाटों की सूक्ष्म या परिशुद्धि प्रणाली द्वारा नियंत्रित होती थी। इन बाटों के निचले मानदंड अधिकारी, मतलब वहां पे दुगुने में पड़ता था, जैसे किसी पर 2 किलो, फिर 2 के 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार से डबल होता था ये। तो आपको मैंने नीचे लिख दिया ना कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करते हुए यहाँ इस तरह से मतलब बटाखरा का वहां पे मापदंड बढ़ता था, किलो होते थे। धातु के बने तराजू के पलरे भी मिले हैं। आज भी हमारे यहाँ तराजू होते हैं, ठीक है ना, जो लोहे के बने होते हैं। उस समय क्या थे, धातु के बने होते थे, अन्य किसी धातु का बना होता था। ठीक है, तो अब मेरे दोस्तों आपको कुछ व्यापार के बारे में समझ में आया होगा कि इस व्यापार में कैसे मोहरें होती थी, कैसे लिपि का प्रयोग करते थे, कैसे बटखरे का प्रयोग। देखिए ये देखिए, ये उस समय का एक मोहर है जिसपे कुछ चित्र बनाया गया, नहीं इस पे कुछ लिखा गया है, और इसी चित्र के माध्यम से वो लोग क्या करते थे, सामान लेकर के भेज देते थे। ये हमारा एक प्रकार का है। ये हमारा गोलाकार हमारा मोहर है जो गोलेकार के रूप में है। इसी प्रकार ये एक नाविक के रूप के मोहर बनाया गया है। इस सब तो बेलनाकार, गोलाकार, आयताकार, कई प्रकार के उस समय मोहरें हुआ करती थी जो लोग उसका इस्तेमाल करते थे। ये देखिए उस समय की लिपि की बात की गई है, लिपि है ये। अब बताइए कि इन सारे लिपियों के जब तक हम मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, रोड पे हम जा रहे हैं, एग्जाम्पल समझिएगा, रोड पे हम जा रहे हैं, रेड लाइट है, रेड लाइट पे देखिएगा एक ग्रीन कलर का एक लड़का होता है जो हाथ ऊपर तिरछा करके खड़ा रहता है। हम ये समझ जाते हैं कि अगर वो हाथ ऊपर कर दिया तो रेड लाइट खुल गई, नीचे कर दिया तो रेड लाइट रुकी हुई है। अगर हम ऊपर और नीचे करने का अर्थ ही नहीं समझे तो क्या हम ये समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति क्या इशारा कर रहा है? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही है। देखिए चित्र अलग अलग बने हुए हैं, इन सारे चित्रों का अगर हम अर्थ नहीं समझ पाएंगे
तो निश्चित तौर पे हड़प्पा की लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। हालांकि इसका प्रयास अभी भी जारी है, लोग इसकी लिपि को पढ़ने में लगे हुए हैं। देखिए हम लोगों को कब तक इसकी सफलता मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको हमने ये समझाने का प्रयास किया। कहा कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरें कैसी होती थी, मोहरों का इस्तेमाल किस लिए होता था, लिपि कैसी होती थी, लिपि का इस्तेमाल किस लिए होता था, और बटखरा क्या होता था, बाट क्या होता था, उसका भी इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर के सबका इस्तेमाल व्यापार के लिए। अब बता रहा है एक अगला पॉइंट जो है प्राचीन सत्ता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वहां पे सत्ता होती थी, निश्चित तौर पे होती थी। कह रहा है कि प्राचीन सत्ता का मतलब पुरानी सत्ता है। हड़प्पा समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वयन करने के संकेत मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो जटिल फैसले लेते थे, यानी कठोर फैसला लेते थे। निश्चित तौर पर लेंगे ही लेंगे, राजा जो होता है वो तो फैसला लेता ही है ना। हमारे यहाँ भी देख लीजिए, राजा हमारे होते हैं। हालांकि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही राजा कहलाता है। तो वो राजा क्या करता है, कभी कभी फैसला लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ नोटबंदी हुई थी, ये भी एक फैसला था, कठिन फैसला था, लोगों ने को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, फिर भी लोगों ने सरकार का क्या किया, सपोर्ट किया। तो ये कुछ ऐसे फैसले होते हैं। ईंटों का उत्पादन किसी एक केंद्र पर नहीं होता था। जो हम ईंट हमारा इस्तेमाल होता था, मैंने कल बताया था कि मकान वगैरह बनाते थे लोग, नाली बनाते थे, तो इसका प्रयोग एक जगह पे नहीं होता था, अलग अलग ईंट बनाए जाते थे। निश्चित तौर पे अलग अलग शहर हैं तो अलग अलग ईंट बनाने की प्रक्रिया भी रहती होगी। ईंट बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया जाता था, यानी लेबर होते थे, श्रम होते थे, जो मजदूर काम करने वाले। आज भी हमारे यहाँ जो काम होता है तो मजदूर काम करते हैं, तो वहाँ पर भी संगठित किया जाता। श्रमिकों का एक संगठन होता था, वो संगठन मिलकर के अपना एक चीज मापदंड निर्धारित करता था, उसके आधार पर श्रमिक क्या करते थे, काम करते थे वहां पर। ठीक है, अगला कह रहा है कि पुरातत्वविद का मतलब ऐसा समझिएगा इतिहासकार। इतिहासकारों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी है। प्रसाद मैंने कहा था ना पिछले क्लास में, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि प्रसाद का मतलब क्या था, विशाल भवन से हम लोग तुलना करते थे, जिसमें लोग उस समय बैठ करके कुछ राजनीतिक फैसले लिया करते थे या महत्वपूर्ण फैसले लिया करते थे। इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं होती थी, ये बहुत ही भव्य चीजें होता था। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है और यह नाम आज भी प्रचलित है। देखिए वहां पर एक पत्थर की मूर्ति है, एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा, उसे पुरोहित कहा गया यानी राजा कहा गया है, और ये आज भी प्रचलित है। यानी इससे ये प्रमाण मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता में राजा लोग होते थे। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि राजा नहीं होते थे, कुछ का मानना है कि राजा होते थे। क्योंकि लिखित तो प्रमाण है नहीं, तो हम पत्थर मूर्ति के आधार पर बता सकते हैं कि शायद राजा होते होंगे। जो लोग अनुष्ठान का निष्पादन करते हैं, अनुष्ठान यानी पूजा पाठ का समापन कौन करते थे, राजा लोग करते थे, उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। इनके पास, राजा के पास। इस प्रकार हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि हड़प्पा जो समाज था वहां पे कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। कुछ का मत है, मतलब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि शासक नहीं था, लेकिन ऐसा पूर्ण रूप से सत्य हम नहीं मान सकते, क्योंकि हमने आपको कल बताया था कि जो वहां पर दुर्ग बने हुए थे वो दो तरह के थे। एक ऐसा दुर्ग था जिसमें धनी मनी व्यापारी लोग रहते थे, उच्च पुरोहित लोग रहते थे, और एक ऐसा था जिसमें आम श्रमिक रहते थे। तो निश्चित तौर पे समाज में भेदभाव तो रहा होगा, और समाज भी क्या था, परिवर्तित रहा होगा। कुछ अमीरों का समाज होगा तो कुछ गरीब होगा, सभी लोग एक जैसा नहीं रहे होंगे। कुछ लोगों का मत था कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में अलग अलग राजा होते थे। निश्चित तौर पे होंगे, कहने का मतलब है कि मोहनजोदड़ो एक अलग जगह था, हड़प्पा एक अलग था। हड़प्पा रावी नदी के तट पे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे पाकिस्तान में था। हड़प्पा क्या है, पंजाब में था। तो इस प्रकार से जगह जब दोनों अलग अलग था तो निश्चित तौर पे राजा भी अलग अलग होंगे। और हाँ, ये अलग बात है कि ये दोनों जो जगह था वो हड़प्पा की राजधानी मानी जाती थी, कि दोनों के दोनों हड़प्पा की जुड़वा राजधानी है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की, लेकिन राजा निश्चित तौर पे अलग अलग होते होंगे। तो दोस्तों इस तरह से प्राचीन सत्ता के बारे में समझ में आ गया। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, फिर भी आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब आता है हड़प्पा सभ्यता का अंत, यानी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, कैसे इसका पतन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और बच जाएगा, उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, और कल के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस सभ्यता को समाप्त कर दें और कुछ क्वेश्चंस भी
ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने आपको पॉलिटी में समझाया था उस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने का प्रयास करेंगे। जितना तक हो जाएगा उतना तक मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा। अब देखिए सभ्यता का अंत कैसे होता है, तो देखिए इसमें भी एक कहानी समझना बेटा। पहले कुछ लोगों का मानना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि पूर्ण रूप से हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया, यानी खत्म होने का मतलब था कि किसी कारणवश जो सभ्यता इतनी डेवलप हुई थी वो 1800 ईसा पूर्व के बाद यानी बीसी के बाद 1900 तक आते आते धीरे धीरे पतन हो गया। अब धीरे धीरे जब खत्म हो गया तो उसके पीछे लोग क्या करते हैं, कुछ लॉजिक देते हैं, कुछ तर्क देते हैं कि बाढ़ आ गया जिसकी वजह से पतन हो गया, क्योंकि सारे लोग नदियों के किनारे रहते थे, बाढ़ आया होगा और उसमें डूब करके मर गए होंगे। ठीक है, या फिर कुछ लोग एग्जाम्पल ये भी देते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, क्लाइमेट चेंजिंग हुई होगी। कुछ लोग कहते हैं कि महामारी आई होगी, जैसे अभी हमारे देश में महामारी आई है, विदेश पूरे वर्ल्ड में महामारी चल रही है कोरोना नाम की, तो उसी तरह से वहाँ भी कोई महामारी आई होगी और चूंकि उतनी तो उन्हें जानकारी प्राप्त थी नहीं और इससे उन्हें नुकसान हुआ होगा। इस प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि नदियों ने मार्ग बदल दिया होगा। तो अलग अलग लोग अपना अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन बाबू मैं आपको एक चीज बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किसी एक की वजह से नहीं हुआ था, इसमें सभी का थोड़ा थोड़ा योगदान था। और हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ था, उसने अपना दशा और दिशा बदल दिया, यानी धीरे धीरे अगर वहां पतन होना शुरू हुआ होगा तो शहरीकरण जो हड़प्पा थी वो शहरीकरण धीरे धीरे ग्रामीण भूमि में बदल गई, ग्रामीण पृष्ठभूमि में आ गई। और उसके बाद जो वहाँ के जो लोग थे, जहाँ रहते थे ये लोग, वहाँ से छोड़ करके दूसरे इलाके में चले गए होंगे। बाद में जब फिर से सब कुछ ठीक हो गया होगा तो आएंगे वहाँ पर। जैसे आज देख लीजिए, मैं सीधा सीधा एग्जाम्पल देता हूँ, दिल्ली में हो या बड़े बड़े शहरों में बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है, कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं यहाँ इस शहर को छोड़ करके अपने अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं। तो क्या वो हमेशा के लिए अपने गाँव में ही रहेंगे? संभव नहीं है। जब ये चीज़ें ठीक हो जाएगी, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, बेहतर होने लगेगा, तो पुनः एक बार वो लोग आने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। तो हो सकता है कि उस वक्त कुछ सिचुएशन बदल जाए। ठीक इसी प्रकार हड़प्पा में जब पतन की प्रक्रिया शुरू हुई तो वहाँ को लोग वहाँ छोड़ करके दूसरे इलाके में चले गए। कुछ समय के बाद जब तक आए तो वहाँ पे दूसरा कोई व्यक्ति आ गया था जिसको हम लोग आर्य कहते हैं, और वहाँ पे फिर से वो लोग रहने लगे। तो ये लोग क्या हो गए, ग्रामीण पृष्ठभूमि में हो गए। तो इस प्रकार से आपसे अगर कोई पूछे कि क्या हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, तो बेटा आप कहना कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता का अंत नहीं हुआ। किसी भी सभ्यता का कभी पूर्ण रूप से अंत नहीं होता है, वह अपना रूप बदल लेती है, दूसरे माध्यम में क्या हो जाता है, बदल जाता है, और इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ जाती है। इसी चीज को मैंने इसमें दिया है, आपको अब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कह रहा है कि 1800 ईसा पूर्व तक चेलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया। मतलब चोलिस्तान जो जगह था, यहाँ 1800 ईसा पूर्व तक आते आते जो विकसित हड़प्पा जगह थे, हड़प्पाई स्थल जो थे, वो धीरे धीरे अपने आप को त्याग दिए, यानी धीरे धीरे अपने आप को छोटा कर दिए। गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों की आबादी धीरे धीरे, यहाँ पर देखिए बढ़ने नहीं घटने लगी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, आबादी घटने लगी यानी धीरे धीरे कम होने लगे। हड़प्पा का क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में था। मैंने बताया ना कि हड़प्पा का इलाका उसके बाद भी था, लेकिन उस रूप में नहीं था जो 1900 ईसा पूर्व के पहले था। आगे बात समझ में। इसके भौतिक संस्कृतियों में बदलाव आ गया। मैंने बताया ना कि संस्कृतियां क्या हो गई, बदल गई। क्या बदल गया जी? पहले शहर था तो अब गांव में बदल गया। बाट, मोहर, लेखन, लंबी दूरी के व्यापार तथा शिल्प विशेषताएं समाप्त होगी। निश्चित तौर पे जब पतन होगा तो ये सब चीज़ों का समाप्ति हो जाएगी। आवास निर्माण की तकनीकी का भी ह्रास हुआ, यानी घर बनाने की जो तकनीक थी वो भी कमजोर हो गया। आज भी देख लीजिए शहरों में बेरोजगारी बढ़ गई है कोरोना की वजह से। तो ठीक उसी तरह से पुरा वस्तुएं तथा बस्तियां एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करते हैं। आगे बात ना, मैंने कहा ना कि हड़प्पा जो था वो क्या था, वो शहर था, लेकिन अब धीरे धीरे वो लोग ग्रामीण जीवन शैली में प्रवेश करने लगे थे, उधर की तरफ धीरे धीरे संकेत मिलने लगा था। इसलिए आपको मैं याद दिला दूं बेटा, कभी भी किसी सभ्यता का पूर्ण रूप से पतन नहीं होता है। ये चीज हमेशा ही आप याद रखिएगा कि हम सभ्यता का कभी पतन नहीं होता है, वह अपना रास्ता बदल लेता है।
ठीक है, तो ये ग्रामीण में बदल गया। इस संस्कृति को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृति कहते हैं, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर हड़प्पा। मैंने कहा था कि हड़प्पा को हम लोग 3 भागों में बढ़ के पढ़ते हैं, एक प्रारंभिक हड़प्पा, एक हड़प्पा जो विकसित हड़प्पा, और एक उत्तरवर्ती हड़प्पा, यानी हड़प्पा के बाद की स्थिति को हम लोग उत्तर हड़प्पा कहते हैं। हड़प्पा के पहले की स्थिति को प्राक हड़प्पा, यानी जो प्रारंभिक अवस्था, बीच का अवस्था और बाद का अवस्था। जैसे हम लोग भी अपने जीवन को बांटते हैं ना, एक बचपनावस्था, एक प्रौढ़ावस्था, एक वृद्धावस्था, तो उसी तरह से वृद्धावस्था क्या होता है, लास्ट का होता है। तो ये उत्तर हड़प्पा यानी लास्ट का पतन वाला हड़प्पा हम कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि हो सकता है बहुत वजह हो पतन में, जिसे बताने का प्रयास कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़ का आना, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल देना, या भूमि का अत्यधिक उपयोग किया जाना, ये कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। बिल्कुल सही बात है, ये अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन पतन का मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, उसका रूप बदल गया, एक जगह एक रास्ते से उसने चेंज करके दूसरे कल्चर में प्रवेश कर गया। इन परिवर्तनों के एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया, और इसी का एक परिणाम था कि हड़प्पा का अंत हो गया और हड़प्पा जो इतनी विकसित एक सभ्यता थी उसका पतन हो गया। आज दोस्तों हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे इसमें। अब अगला वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे हड़प्पा सभ्यता का खोज, कि कैसे इसकी खोज हुई। हालांकि हमने थोड़ा सा बताया है कि हड़प्पा नामक स्थल की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी, लेकिन इसके पीछे कौन कौन व्यक्ति थे, कैसे कैसे हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो उसकी जो चीजें मिली उसका हमने कैसे अतीत के साथ संबंध स्थापित किया, यानी वर्तमान के साथ जोड़ करके हमने उसे कैसे देखने का प्रयास किया। ये आपका अब 2 टॉपिक लास्ट बचा हुआ है, जो हम लोग अगले वीडियो में कुछ प्रश्न उत्तर और इसके साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक वीडियो आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए, और इससे नोट्स बनाने का आप प्रयास कीजिए, या मैं जो अपने PDF इसका अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल देता हूँ, वहाँ से भी नोट करके आप डाउनलोड करके नोट कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कीजिएगा, आप इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है, और जब मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द और भी अलग अलग तरीके से, बेहतर तरीके से समझाते हुए मैं नए नए वीडियो लाता रहूँगा और आपको मैं पढ़ाता रहूँगा, ताकि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।